एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। अच्छा। हाँ, एक ऐसी कंपनी जहाँ कागजों पर देखा जाए तो बोर्ड के चेयरमैन कोई और है। मतलब कंपनी के जितने भी बड़े फैसले हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन सब पर उन्हीं के हस्ताक्षर होते हैं। राइट। लेकिन अगर उस कंपनी की थोड़ा अंदर झांक कर देखा जाए तो जो असली ताकत है, मतलब कंपनी का बैंक अकाउंट और रोजमर्रा के सारे बड़े फैसले, वो किसी और के हाथ में होते हैं। बिल्कुल, वो किसी और के हाथ में है। यानी कंपनी के सीईओ और उनकी जो कोर मैनेजमेंट टीम होती है, उनके हाथ में। समझ गया। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन भारत का जो पूरा लोकतांत्रिक ढांचा है ना, वो कुछ इसी तरह काम करता है। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम सत्ता के इसी रिमोट कंट्रोल को समझने वाले हैं। बिल्कुल। ये खंगालने वाले हैं कि भारतीय लोकतंत्र में असल फैसले आखिर लेता कौन है। और इस व्यवस्था की गहराई में जाने के लिए हमारे पास जो स्रोत है, हाँ, जो रेफरेंस मटेरियल है हमारा, राइट, वो है एम लक्ष्मीकांत की किताब, डी बसु की इंडियन पॉलिटी, कुछ अहम बेयर एक्ट्स और एनसीईआरटी की किताबों का पूरा निचोड़। ये काफी ठोस स्रोत हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जो चेयरमैन और सीईओ वाली उपमा मैंने अभी दी है ना, हाँ, जहाँ राष्ट्रपति चेयरमैन है और प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद असली सीईओ, क्या ये इस पूरी व्यवस्था को समझने का एक सही नजरिया है? देखिए, ये उपमा काफी हद तक सही दिशा में जाती है, पर इसमें एक बहुत बड़ा और दिलचस्प पेच है। अच्छा, वो क्या? राजनीति विज्ञान में यानी पॉलिटिकल साइंस में इस सिस्टम को दोहरी कार्यपालिका या ड्यूअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम कहते हैं। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मतलब दो मुखिया। एकदम सही। डी बसु ने अपनी किताब में से बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के प्रमुख है, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। हाँ, नॉमिनल, और मंत्रिपरिषद जो है वो वास्तविक प्रमुख या रियल एग्जीक्यूटिव है। राइट। पर आपने किसी पेच की बात की थी। हाँ, पेच ये है कि एक सामान्य कंपनी में क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब चाहे सीईओ को निकाल सकते हैं, है ना? बिल्कुल, उनके पास पावर होती है। पर यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ की जो सीईओ हैं, यानी हमारे प्रधानमंत्री, उनकी असली ताकत राष्ट्रपति के भरोसे से नहीं आती, तो कहाँ से आती है? वो आती है संसद के निचले सदन से, यानी लोकसभा में उनके बहुमत से। ओह, अच्छा। हमारी संसदीय प्रणाली काफी हद तक ब्रिटिश मॉडल से ली गई है, जहाँ राजा या रानी जो है वो मुकुट तो पहनते हैं, पर राज कोई और करता है। सही पकड़ा। सत्ता की असली चाबी वहाँ की चुनी हुई सरकार की जेब में होती है। ये तो एक बहुत ही मजबूत फर्क है, लेकिन चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। अगर प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ही असली बॉस हैं, तो एक सामान्य नागरिक के मन में ये सवाल जरूर उठता है। कौन सा सवाल? यही कि संविधान में तो हर जगह यही लिखा पढ़ने को मिलता है कि राष्ट्रपति ये करेंगे, राष्ट्रपति वो करेंगे। हाँ, भाषा तो वही है। तो फिर ये सीईओ वाली पावर का नियम संविधान में आखिर कहाँ और कैसे लिखा गया है? क्योंकि बाहर से देखने पर तो सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास ही नजर आती हैं। ये काफी लाज़मी कंफ्यूजन है। इसका जवाब हमें संविधान के दो बहुत ही अहम अनुच्छेदों में मिलता है, यानी आर्टिकल्स। हाँ, आर्टिकल 74 और 75। सारा शक्तियों का खेल यहीं से शुरू होता है। अच्छा। लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ओके। और उस मंत्रिपरिषद के मुखिया प्रधानमंत्री होंगे। पर सबसे महत्वपूर्ण लाइन इसके बाद आती है। वो क्या है? यही कि राष्ट्रपति को इसी सलाह के अनुसार काम करना होगा। वेट, एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा इतिहास खंगालने दीजिए। हाँ, बोलिए। क्या संविधान निर्माताओं ने शुरुआत से ही राष्ट्रपति को ये सलाह मानने के लिए मजबूर कर दिया था? क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, इसमें कुछ काफी बड़े बदलाव हुए थे ना? आप बिल्कुल सही सोच रही हैं। और वो राजनीति के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ही उथल-पुथल वाला दौर था। राइट। मूल संविधान में ये स्पष्ट रूप से नहीं लिखा था कि सलाह मानना बाध्यकारी यानी बाइंडिंग ही होगा। तो फिर ये बदलाव कब हुआ? या 1976 में। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन। अच्छा। ये आपातकाल यानी इमरजेंसी का दौर था। अच्छा। उस समय की सरकार ने संविधान में संशोधन करके ये पक्का कर दिया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही पड़ेगी।
मतलब उससे कानूनी रूप से बाइंडिंग बना दिया गया। एकदम बाइंडिंग। यानी राष्ट्रपति के पास ना कहने का कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा गया। छोड़ सकते, हाँ, उस समय बिल्कुल यही स्थिति थी। लेकिन फिर 1978 में 44वां संविधान संशोधन आया, जब नई सरकार सत्ता में आई थी। बिल्कुल। उन्होंने पुरानी सरकार के इस फैसले को थोड़ा नरम किया और एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता क्या था? इस संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वे मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार, ध्यान दीजिएगा, केवल एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। मतलब रिकंसिडरेशन के लिए। हाँ, यानी राष्ट्रपति कह सकते हैं कि भाई मुझे ये फैसला ठीक नहीं लग रहा, आप इस पर एक बार और सोच लीजिए। अच्छा, पर अगर वो वापस वही भेज दे तो? बस वही तो कैच है, अगर मंत्रिपरिषद उसी फैसले को दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दे, चाहे उसमें कोई बदलाव किया हो या नहीं, चाहे बदलाव किया हो या ना किया हो, राष्ट्रपति को उस पर अपनी मोहर लगानी ही पड़ेगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आखिरी मोहर हमेशा मंत्रिपरिषद की ही होगी। सही पकड़ा। लेकिन इस पर रिसर्च करते हुए एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई मेरे। कैसी बात? डीडी बासु की किताब में एक जगह लिखा है कि अदालतें इस बात की जांच बिल्कुल नहीं कर सकती कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को आखिर क्या सलाह दी। बिल्कुल लिखा है। अब आप ही सोचिए, अगर अदालतें ये पूछ ही नहीं सकती कि बंद कमरे में राष्ट्रपति को क्या कहा गया, तो क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बहुत बड़ा ब्लैक बॉक्स नहीं बन जाता? ये काफी प्रभावशाली सवाल है। मतलब लोकतंत्र में तो हम पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की इतनी बात करते हैं, फिर इतनी बड़ी सीक्रेसी क्यों? देखिए, पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये ट्रांसपेरेंसी के बिल्कुल खिलाफ है, पर इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत तर्क है। कैसा तर्क? शक्तियों के पृथक्करण का, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, इसको थोड़ा और समझाएंगे? बिल्कुल। अगर हम इस ब्लैक बॉक्स को खोल दें तो क्या होगा? कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के जो फैसले होते हैं, मान लीजिए कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है या विदेश नीति का कोई बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, जो शायद आम जनता के सामने पब्लिक में नहीं लाई जा सकती, एकदम, वो बहुत सी राजनीतिक, कूटनीतिक और प्रशासनिक जानकारियों पर आधारित होता है। अगर हर एक सलाह को अदालतों में चुनौती दी जाने लगे तो काम रुक जाएगा। बिल्कुल। अदालतें ये पूछने लगेंगी कि आपने राष्ट्रपति को ये विशेष सलाह क्यों दी, इसके पीछे का डेटा कहाँ है। तब तो सरकार का कोई भी बड़ा फैसला कभी समय पर लागू ही नहीं हो पाएगा। सही कहा आपने। हर राजनीतिक फैसले पर अदालत में मुकदमा चलने लगेगा। ये तो पैरालाइसिस जैसी स्थिति हो जाएगी। इसीलिए सरकार का जो रोजमर्रा का काम है वो बिना किसी रुकावट के चलता रहे, और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अपने अपने दायरे में रहकर काम करें, इसके लिए इस गोपनीयता को बनाए रखना बेहद जरूरी माना गया है। चलिए, ये बात तो समझ में आती है कि उस मशीन को बिना रुकावट चलाने के लिए वो कवर, वो सीक्रेसी जरूरी है। अंदर बैठे सभी मंत्रियों की ताकत बराबर होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं नई अखबार पढ़ना शुरू कर रही थी ना, तो मुझे लगता था कि राज्य मंत्री का मतलब शायद राज्य सरकारों यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के मंत्री होते होंगे जो मीटिंग के लिए दिल्ली आए हैं। काफी लोगों को यही लगता है शुरू में। राइट। लेकिन बाद में समझ आया कि नहीं, ये तो केंद्र सरकार का ही हिस्सा है। बिल्कुल। तो आखिर इस मंत्री परिषद के अंदर का ढांचा यानी स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसा कि मैंने कहा, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। असल में संविधान ने मंत्रियों को अलग अलग श्रेणियों में नहीं बांटा है। अच्छा। संविधान में नहीं लिखा है, नहीं। लेकिन ब्रिटिश संसदीय परंपराओं के आधार पर हमारे यहाँ एक बहुत ही मजबूत पदानुक्रम यानी एक हायरार्की बन गई है। तो ये हायरार्की काम कैसे करती है? मुख्य रूप से इसमें 4 श्रेणियां होती हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मंत्री, जो सबसे पावरफुल होता है। एकदम। ये सरकार के सबसे ताकतवर लोग होते हैं और रक्षा, गृह, वित्त या विदेश जैसे सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभालते हैं। और बाकी के 3 कौन से हैं? दूसरी श्रेणी है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ओके, इनका क्या रोल होता है? ये छोटे मंत्रालयों को स्वतंत्र रूप से संभालते हैं और ये कैबिनेट की बैठकों में नियमित रूप से नहीं जाते जब तक बुलाया ना जाए। बिल्कुल, जब तक कि इनके मंत्रालय से जुड़ा कोई खास मुद्दा ना हो तब तक नहीं। समझ गई। और तीसरी श्रेणी? तीसरी श्रेणी होती है केवल राज्य मंत्री की, जिन्हें पहले मैं स्टेट मिनिस्टर समझती थी। वही। ये स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते, बल्कि सीधे किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन अटैच होते हैं।
मतलब उनको उनके काम में असिस्ट करते हैं। सही, उनके काम में हाथ बटाते हैं। और चौथी श्रेणी है उपमंत्री यानी डेप्यूटी मिनिस्टर की। इनके बारे में तो ज्यादा सुना नहीं है मैंने, क्योंकि आजकल की सरकारों में इस पद का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर होता है, पर थियरी में ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो अगर मैं इसे अपनी पहले वाली उन फिल्मों की उपमा से जोड़ूं, हाँ बताइए। यानी जो मंत्री परिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो एक फिल्म की पूरी स्टार कास्ट और क्रू की तरह है, जिसमें 70-80 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन कैबिनेट उस फिल्म के सिर्फ मुख्य अभिनेता और डायरेक्टर है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आता है जिसे सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है। कैसा फर्क? मंत्री परिषद एक बहुत बड़ा निकाय है, लेकिन कैबिनेट उस मंत्री परिषद का एक छोटा, सबसे शक्तिशाली और अंदरूनी हिस्सा है। जिसमें कितने लोग होते होंगे? इसमें अमूमन 15 से 20 शीर्ष मंत्री होते हैं। ओके। सारे बड़े नीतिगत फैसले यानी पॉलिसी डिसीजंस ये छोटी सी कैबिनेट ही लेती है। पूरी मंत्री परिषद कभी एक साथ मिलकर फैसले लेने के लिए बैठक नहीं करती। वो तो काफी मुश्किल भी हो जाएगा। बिल्कुल। यहाँ मुझे वॉल्टर बैगहॉट, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक थे, उनका एक कोट याद आ रहा है। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कैबिनेट वो हाइफन है जो जोड़ता है, वो बकल है जो विधायिका और कार्यपालिका को एक साथ बांधता है। हाइफन जो जोड़ता है, ये तो बहुत ही शानदार विचार है ना? लेकिन यहाँ एक और हैरानदेज फैक्ट पढ़ा था मैंने अपनी रिसर्च में। कैसा फैक्ट? हम इतनी देर से कैबिनेट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ? लेकिन क्या ये सच है कि मूल संविधान में जब वो 1950 में लागू हुआ था, तब उसमें कैबिनेट शब्द कहीं था ही नहीं? ये वाकई एक बहुत ही शानदार ऐतिहासिक तथ्य है। मतलब सच में नहीं था? बिल्कुल नहीं। मूल संविधान में केवल मंत्री परिषद शब्द का ही इस्तेमाल किया गया था। कैबिनेट शब्द पूरे संविधान में कहीं था ही नहीं। तो फिर ये शब्द आया कहाँ से और क्यों आया? इसे 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 352 में जोड़ा गया। नेशनल इमरजेंसी से जुड़ा है ना? एकदम सही। आपको याद होगा कि 1975 में जब आपातकाल लगाया गया था, तो प्रधानमंत्री ने बिना अपनी पूरी कैबिनेट से सलाह लिए ही राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सलाह दे दी थी। वो मतलब अकेले ही बड़ा फैसला ले लिया था। हाँ, इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हो, इसके लिए 1978 में ये नियम बनाया गया। क्या नियम था वो? कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब कैबिनेट उन्हें लिखित रूप में यानी इन राइटिंग इसकी सलाह दे। अच्छा। इसी संदर्भ में पहली बार संविधान में कैबिनेट शब्द को जोड़ा गया और उसे वहां परिभाषित किया गया। वाह, मतलब एक एक शब्द के पीछे इतनी बड़ी राजनीतिक कहानी छुपी होती है। बिल्कुल छुपी होती है। अब एक और सवाल जो मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। लीजिए, मुझे कल को देश का वित्त मंत्री बनना हो। अच्छा जी। हाँ, तो क्या प्रधानमंत्री मुझे सीधे बाहर से लाकर मंत्री बना सकते हैं? देखिए, अगर सीधा जवाब दूं तो हाँ, प्रधानमंत्री आपको बिल्कुल मंत्री बना सकते हैं। भले ही मैं संसद की सदस्य ना हूँ, भले ही आप एमपी ना हो, लेकिन संविधान यहाँ एक शर्त लगाता है। वो शर्त क्या है? 1996 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम फैसला आया था एसपी आनंद बनाम एचडी देवेगौड़ा केस में। इस केस में क्या तय हुआ था? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई गैर सांसद व्यक्ति मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अच्छा। लेकिन पद की शपथ लेने के ठीक 6 महीने के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, उसका सदस्य बनना ही होगा। और अगर वो 6 महीने में चुना ना जा सके तो? अगर वो 6 महीने में चुनाव नहीं जीत पाता या मनोनीत नहीं हो पाता, तो उसे अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। ये तो हुई एंट्री की बात जी। अब थोड़ा इनके साइज की बात करते हैं। बिल्कुल। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों की जो गठबंधन सरकारें थीं, काफी दिलचस्प दौर था वो। उनके बारे में पढ़ते हुए मैंने जंबो मंत्रालयों के बारे में काफी सुना था। जंबो मिनिस्ट्रीज। ऐसा लगता था जैसे प्रधानमंत्री अपनी सरकार को गिरने से बचाने के लिए, हर नाराज सांसद को खुश करने के लिए एक नई मिनिस्ट्री बनाकर उसे मंत्री बना देते थे। सही कह रही हैं आप। मतलब 80-90 मंत्री बन गए। तो क्या इस साइज पर अब कोई रोक लगाई गई है? बिल्कुल रोक है। आपने जिस दौर का जिक्र किया
वो आया राम गया राम की राजनीति का दौर था। हाँ, दल बदल वाला। विधायकों और सांसदों को अपने पाले में रखने के लिए मंत्री पद लालच के रूप में बनते जाते थे, जिससे टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद होता था। न सिर्फ सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता था, बल्कि प्रशासन भी पूरी तरह बेपत्र हो जाता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? इस समस्या को खत्म करने के लिए 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया। ओके। इसने एक बहुत ही कड़ा नियम लागू कर दिया। क्या था वो नियम? नियम ये था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल ताकत के 15% से अधिक किसी भी हाल में नहीं हो सकती। 15% की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। एकदम। ये तो एक बहुत ही जरूरी चेक एंड बैलेंस था। बिल्कुल था। अब इस व्यवस्था के एक बहुत ही विवादित यानी कंट्रोवर्शियल नियम पर आते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफी अहम मुद्दा है ये। आर्टिकल 75(3) कहता है कि पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह काम करती है। सही है। अगर लोकसभा में किसी एक मंत्री या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। इसे ही कहते हैं एक साथ तैरना और एक साथ डूबना। बिल्कुल, यही टर्म यूज होती है। लेकिन देखिए, मुझे इसमें एक बहुत बड़ा पाखंड या हिपोक्रेसी नजर आती है। पाखंड? वो कैसे? देखिए, मान लीजिए सरकार ने कोई पॉलिसी फैसला लिया, एक मंत्री उस फैसले के सख्त खिलाफ है, उसे अंदर से लगता है कि ये देश के लिए गलत है। ऐसी स्थिति बन सकती है। लेकिन क्योंकि वो कैबिनेट का हिस्सा है तो उसे बाहर जाकर मीडिया में उस फैसले का पूरी तरह बचाव करना पड़ता है। राइट। क्या ये नियम मंत्रियों को उन नीतियों का सार्वजनिक रूप से बचाव करने के लिए मजबूर नहीं करता जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल असहमत हों? देखिए, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह सही है और ये मंत्रियों को मजबूर करता भी है। तो फिर ये हिपोक्रेसी हुई ना। लेकिन इसे हिपोक्रेसी या पाखंड की बजाय राजनीतिक एकरूपता यानी पॉलिटिकल होमोजेनिटी की जरूरत के तौर पर देखा जाना चाहिए। मतलब अंदर चाहे जितने मर्जी मतभेद हों, बाहर सबको एक ही सुर में बोलना है। बिल्कुल। इसे कैबिनेट की एकजुटता या कैबिनेट सॉलिडारिटी कहते हैं। ओके। सोचिए, अगर किसी सरकार का वित्त मंत्री कुछ और कह रहा है और बाहर आकर रक्षा मंत्री उसी का खंडन कर रहा है, तो फिर जनता सोचेगी इनकी आपस में ही नहीं बनती। वही तो, जनता का उस सरकार पर क्या भरोसा रह जाएगा? नीतियां कैसे ठीक से लागू होंगी? ये बात भी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में इसी बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सामूहिक उत्तरदायित्व के बिना एक चुनी हुई सरकार मजबूती से काम कर ही नहीं सकती। राइट। अगर कोई मंत्री कैबिनेट के फैसले से इतना ही असहमत है कि वो उसका बचाव नहीं कर सकता, तो उसके पास क्या रास्ता बचता है? तो उसके पास केवल एक ही सम्मानजनक रास्ता बचता है कि वो अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे दे। अच्छा। लेकिन जब तक वो मंत्री है, उसे उस फैसले के साथ मजबूती से खड़ा होना ही पड़ेगा। यानी अगर डूबना नहीं है तो तैरना सबको साथ ही पड़ेगा। एकदम सही। और अगर सबको एक साथ तैरना है तो उस जहाज का कप्तान कौन है जो दिशा तय कर रहा है? वो तो स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री है। निसंदेह। संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यपालिका की धुरी यानी पिवट होता है। वो मंत्रियों को चुनता है, ये तय करता है कि किसे कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, और जब चाहे निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल, जब चाहे किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। उसे कैबिनेट रूपी मेहराब की आधारशिला यानी कीस्टोन कहा जाता है। अच्छा। राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच संवाद का इकलौता पुल भी प्रधानमंत्री ही होता है। अब यहाँ आकर बात सच में बहुत रोमांचक हो जाती है। कैसे? जब हम प्रधानमंत्री की इस अपार शक्ति की बात करते हैं ना, तो रिसर्च के दौरान एक नया और थोड़ा सा रहस्यमयी शब्द सामने आया मेरे। कौन सा शब्द? किचन कैबिनेट। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं वाकई हैरान रह गई। ये किचन कैबिनेट आखिर क्या होता है? क्या ये भी कोई संवैधानिक संस्था है? हाँ, नहीं। किचन कैबिनेट का संविधान से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था है। तो फिर ये काम कैसे करती है? देखिए, हर प्रधानमंत्री के पास लोगों का एक बहुत ही छोटा अंदरूनी दायरा होता है जिनका उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। हाँ,
जिन पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। और इस समूह में केवल 1-2 सबसे अहम मंत्री ही शामिल नहीं होते। तो और कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दोस्त, उनके काफी करीबी सलाहकार, परिवार के सदस्य या कुछ बेहद ताकतवर नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो सकते हैं। इसे इनर कैबिनेट भी कहा जाता है। रुकिए, ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। अजीब क्यों? ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कंपनी का एक आधिकारिक यानी फॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिन्हें शेयर होल्डर्स ने चुना है। हाँ। लेकिन असली बड़े फैसले सीईओ शाम की चाय पर अपने कुछ खास दोस्तों के साथ मिलकर ले रहे हैं, जिन्हें किसी ने चुना ही नहीं है। क्या ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक नहीं है? ये एक काफी गंभीर और जायज चिंता है आपकी। इसमें तो जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी ना? देखिए, इस व्यवस्था के कुछ फायदे भी हैं और भारी नुकसान भी। फायदे कैसे हो सकते हैं इसके? पहले फायदों की बात करें तो क्योंकि ये समूह बहुत छोटा होता है, हाँ? ये फैसले बहुत ही तेजी से लिए जा सकते हैं। अच्छा, जब वक्त कम हो? बिल्कुल। जैसे 1971 के युद्ध जैसी आपातकालीन स्थिति में ये क्विक डिसीजन मेकिंग बहुत काम आती है। इसके अलावा यहाँ गोपनीयता बनाए रखना बहुत आसान होता है। लेकिन इसके नुकसान तो काफी गहरे लगते हैं। नुकसान तो है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये व्यवस्था उस औपचारिक कैबिनेट के महत्व को कम कर देती है जिसे आम जनता ने चुना है। वही तो। जिन लोगों को संविधान ने नीतियां बनाने का अधिकार दिया है, उन्हें दरकिनार करके कई बार ऐसे लोग फैसले लेने लगते हैं जिनका जनता या संसद के प्रति कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं होता। एकदम सही कहा। हाँ। इससे व्यवस्था में बाहरी लोगों का प्रभाव बढ़ता है और जैसा कि आपने शुरू में कहा, पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठते हैं। तो जब प्रधानमंत्री और उनका ये अनौपचारिक किचन कैबिनेट इतना शक्तिशाली हो जाता है, तो इस व्यवस्था में संतुलन यानी बैलेंस कौन बनाता है? ये भी अच्छा सवाल है। मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाए जहां संसद ही भंग हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। हाँ, तो क्या तब भी यही लोग सत्ता में बने रहते हैं? क्या न्यायपालिका यानी जुडिशरी इसमें कोई भूमिका निभाती है? न्यायपालिका की भूमिका इस पूरी व्यवस्था के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समय समय पर स्पष्ट करने में रही है। एक उदाहरण देकर समझाएंगे? आपने जो भी सवाल पूछा कि अगर लोकसभा भंग हो जाए तो क्या होगा, क्या देश बिना किसी सरकार के चलेगा? हाँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने 1971 में ठीक यही स्थिति आई थी, UNR राव बनाम इंदिरा गांधी केस में। तो इस पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 74 का जो नियम है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब उसमें कोई शर्त नहीं? बिल्कुल, यानी राष्ट्रपति कभी भी बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई काम नहीं कर सकते। तो जब संसद नहीं होगी तब सलाह कौन देगा? यही तो पॉइंट था। इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर लोकसभा भंग भी हो जाती है, हाँ, तो जो पुरानी मंत्रिपरिषद है वो तब तक अपने पद पर काम करती रहेगी जब तक कि चुनाव के बाद नई संसद चुनकर नहीं आ जाती। अच्छा, यानी सरकार की कुर्सी कभी खाली नहीं रह सकती? एकदम सही। देश में कभी भी सरकार का शून्य या वैक्यूम नहीं हो सकता। ये तो काफी महत्वपूर्ण रूलिंग है। बिल्कुल। और 1974 के शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रपति को हमेशा मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करना होगा। लेकिन अगर हम इस पूरी जो सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल बात है, इससे हटकर आखिरी में जमीनी हकीकत पर आए। हाँ, प्रैक्टिकली क्या होता है? हमने सामूहिक उत्तरदायित्व या कैबिनेट की एकजुटता की बात की थी। राइट। जब देश में किसी एक बड़ी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, तब तो ये बात समझ में आती है। लेकिन भारत ने तो दशकों तक गठबंधन की सरकारें यानी कोलिशन गवर्नमेंट्स देखी हैं, बिल्कुल, जहां अलग अलग विचारधारा वाले कई छोटे बड़े दल एक साथ सत्ता में आते हैं। सही है। तो क्या ऐसे में ये एकजुटता सिर्फ एक कागजी बात बनकर नहीं रह जाती? आपका इशारा किस तरफ है? क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होते हैं, रीजनल पार्टीज, वो तो अपने अपने राज्यों के हिसाब से सरकार को अलग अलग दिशा में खींचती है ना। ये भारत की राजनीतिक जमीनी हकीकत का एक बहुत बड़ा सच है ना? हाँ, गठबंधन के युग में
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को कई बार गहरी चोट लगी है। वही मैं सोच रही थी। जब अलग अलग दल एक साथ सरकार बनाते हैं तो अक्सर मंत्रियों की जो वफादारी होती है वो प्रधानमंत्री के प्रति ना होकर अपनी खुद की पार्टी के सुप्रीमो के प्रति ज्यादा होती है। ये तो पूरा सिस्टम ही हिला देता होगा। ये इस ब्रिटिश मॉडल की भारतीय परिस्थितियों में एक बहुत बड़ी आलोचना है। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ आइवर जेनिंग्स ने एक बार कहा था कि कैबिनेट ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली का मूल है। ओके। भारत ने इस मूल भावना को तो अपनाया जरूर, लेकिन हमारी अपनी जो राजनीतिक जटिलताएं हैं उन्होंने उसे बदल दिया। उन्होंने इसे हमारे ही एक अलग सांचे में ढाल दिया है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत और डीप चर्चा का एक सार, एक समरी निकालें। हाँ, बताइए। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। भारत में राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख हैं। बिल्कुल। लेकिन शासन की जो असली चाबी और रिमोट कंट्रोल है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास ही है। एकदम सही निष्कर्ष है ये। और इसके साथ ही 15% मंत्रियों की जो सीमा है और सामूहिक उत्तरदायित्व का जो कड़ा नियम है, ये इस ताकत को निरंकुश या बेलगाम होने से रोकते हैं। बिल्कुल ठीक। और देखिए, सुनने वालों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये पूरी व्यवस्था आखिर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्यों मायने रखती है। हाँ, उन्हें क्यों परवाह करनी चाहिए? क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, नए टैक्स कितने लगेंगे, हमारी विदेश नीति क्या होगी, सब यही तय करते हैं। यहाँ तक कि युद्ध या आपातकाल जैसे जो बेहद नाजुक और संगीन फैसले हैं, यही वो छोटा सा समूह है जो ये सारे फैसले लेता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सत्ता का ये जो रिमोट कंट्रोल है, ये आखिरकार लोकसभा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के ही प्रति जवाबदेह होता है। आज की इस चर्चा ने भारतीय राजनीति की बहुत सी उलझी हुई परतों को खोला है। मुझे भी यही उम्मीद है कि लोगों को नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। हमने तो देख लिया कि संविधान निर्माताओं ने हर चीज को कैसे एक चेक एंड बैलेंस में रखा है। हाँ। लेकिन इस बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार है जो मुझे अंदर से परेशान भी कर रहा है और थोड़ा सोचने पर मजबूर भी। कैसा विचार? हमने थोड़ी देर पहले किचन कैबिनेट की बात की थी। हाँ, की थी। जब देश के सबसे बड़े असली फैसले बिना चुनाव लड़े आए दोस्तों और अनौपचारिक सलाहकारों द्वारा प्रभावित होने लगते हैं, तो क्या भविष्य के लोकतंत्र में ये सोचने का वक्त नहीं आ गया है कि इस अदृश्य शक्ति को भी जवाबदेह बनाने के लिए किसी नए संवैधानिक ढांचे की जरूरत है? ये बहुत ही गहरा सवाल छोड़ा है आपने। क्योंकि आखिरकार अगर देश की दिशा किसी सीईओ की चाय की मेज पर तय हो रही है, तो लोकतंत्र में जनता को ये जानने का पूरा हक तो होना ही चाहिए ना कि उस मेज के इर्द गिर्द आखिर कौन कौन बैठा है। एकदम सही बात है, ये सोचा जा सकता है। और इसी एक गहरे और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ इस चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। आशा है आपको इन स्रोतों से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा।